हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। और ये हमारा प्रीवियस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम 26 क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप एक डेढ़ महीना दबा के मेहनत कर लो, रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। हजारों ही स्टूडेंट जो है क्वालिफाई कर चुके हैं टेस्ट, हमारी हेल्प से, हमारे स्टडी मटेरियल से, टेस्ट सीरीज से। तो आपको भी रिजल्ट अवश्य अवश्य मिलेंगे। बस आपको जो है मेहनत और लगन जारी रखनी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर से पहले ही 5-7 दिन पहले क्या कर देते हैं कि तैयारी तो है नहीं मेरी, तो मैं क्या पेपर में शायद मेरा हो ही नहीं पाएगा। तो 5-7 दिन पहले ही दिल छोड़ देते हैं कि नहीं हमारा हो नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ी सी मेहनत जारी रखो। रिजल्ट आपका बहुत पॉजिटिव रहने वाला है इस बार, ठीक है। तो और कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहे थे कि सर हमें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। बच्चों, अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन दबा लिया करो और उसके बाद जो है ऑल पे क्लिक कर दिया करो। अगर आपको फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उससे जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, उस पे जो है वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे पब्लिश होती है उसी टाइम वहां पर लिंक शेयर कर दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको जो है सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो 9896160956, ये हमारे फोन नंबर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आप लोगों को। आप इस पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे टेस्ट सीरीज के बारे में पता कर सकते हैं, या फिर ये पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो ये भी आपको क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ भी मिल जाएगी। जिस बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाके आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। A citizen of India who holds any office of profit or trust under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the। तो भाई जो भारत के अंदर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठा है तो वो बाहर से मतलब फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल या फिर कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसकी परमिशन के बिना। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो किसकी जो है कंसेंट के बिना, प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना आप बाहर से कोई भी टाइटल या गिफ्ट जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेट कैन नॉट मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर आर्टिकल 15। तो भाई आर्टिकल 15 के तहत स्टेट कौन सा प्रोविजन नहीं बना सकती। तो ये शायद पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ईबीसी के लिए जो है यहाँ पर जो है आर्टिकल 15 के तहत स्टेट कोई भी यहाँ पर प्रोविजन नहीं बना सकती है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंश्राइंड इन। तो भाई फंडामेंटल ड्यूटीज, अब आपने इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, रिवीजन भी की है, लेकिन आपने इतने ध्यान से नहीं पढ़ा कि पार्ट 4 आर्टिकल 51, पार्ट 4 आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 4 ए, सॉरी पार्ट 4 ए आर्टिकल 51 या पार्ट 4 ए आर्टिकल 51 ए। तो क्वेश्चन इस तरह से इतना भी बारीकी से पूछ सकता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, आपका गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है ये एनटीए बेस्ड है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बेस्ड है। जो उन्होंने पेपर लिए हैं पुराने पेपर, या वो किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, तो उन पे बेस्ड ये पूरा जो क्वेश्चन बैंक है ये उसी पे बेस्ड है। तो आपको अवश्य ही इन लेक्चर से हेल्प मिलेगी। डेली लेक्चर देखा करो और अपनी रिवीजन को और अच्छे से बेहतर बनाओ, ताकि एग्जाम में जाके ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन ना हो जो आपका गलत हो जाए या फिर जिसमें आपको कोई डाउट आ जाए कि इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है मेरे को। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 ए आर्टिकल 51 ए। ओके, उसके बाद हाउ मेनी ड्यूटीज आर कन्फर्ड ऑन द सिटीजन इन आर्टिकल 51 ए। तो आर्टिकल 51 ए के तहत कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं भारतीय सिटीजन के ऊपर। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। कितनी है, 11। अब यहाँ पर जो है पहले 10 जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। तो भाई क्या संविधान में, जब हमारा संविधान ओरिजिनली बना था तो क्या उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज थी।
तो बिल्कुल उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ध्यान रखेंगे आप कि हमारे ओरिजिनल संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। तो इनको कब ऐड किया गया? तो भाई इनको 42वें संविधान संशोधन के तहत 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत इनको ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऐड किया गया। तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। और फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी अनुशंसा या फिर किसकी रिकमेंडेशन पर ऐड किया गया? तो भाई सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है एग्जामिनर कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का संबंध किससे है या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज को किसने जो है रिकमेंड किया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की जो है रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तब यहाँ पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और इसको जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन सी अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये डेली लेक्चर देखते रहोगे तो आपको इतनी चीजें जो है आपको समझा दी जाएंगी, इतनी चीजें आपको बता दी जाएंगी। जब आप पेपर में जाके बैठोगे, चाहे आपने कोई बुक पढ़ी है चाहे नहीं पढ़ी, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर सुने हैं हमारे, तो आपके जो है एग्जाम क्लियर होने के काफी चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है एट प्रेजेंट। तो पहले तो 10 थी, तो फिर एक फंडामेंटल ड्यूटी जो 11वीं है उसको कब जोड़ा गया? तो भाई 11वीं को 2002 में जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जो है इसमें 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी एक जोड़ दी गई। अब ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो बाद में जोड़ी गई थी वो किससे संबंधित है? तो भाई 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को उसके माता पिता द्वारा या फिर गार्डियन के द्वारा एक तो पालन पोषण, दूसरा उसकी बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है, ये देना उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर देगी कि उसके माता पिता के द्वारा या उसके गार्डियन के द्वारा उसको एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी डिटेल में हम लोग चले गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर। तो भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, ये क्या है? हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज देख ली, अब आ गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है क्या चीज? जस्टिफाइएबल एज फंडामेंटल राइट्स? तो बिल्कुल नहीं, ये फंडामेंटल राइट की तरह जस्टिफाइएबल नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हैम्पर हो गया है। जस्टिफाइएबल बट नॉट एज फंडामेंटल राइट्स, तो भाई इसको जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। डेकोरेटिव पोर्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या सिर्फ ये डेकोरेशन के लिए रखा गया है? बिल्कुल नहीं। नॉट जस्टिफाइएबल, बिल्कुल ठीक है। येट फंडामेंटल्स इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो भाई भारत की गवर्नेंस के लिए ये बहुत उपयोगी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसमें सारी चीजें जो है बता दी गई थी हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा कि आगे किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है अच्छा अनुशासन करने के लिए, अच्छी सरकार चलाने के लिए। तो राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 51A प्रोवाइड्स फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ। तो भाई जो आर्टिकल 51A है ये प्रोवाइड करता है फंडामेंटल ड्यूटीज किसको? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, पब्लिक सर्वेंट को, ऑल दोज हु रन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहां पर जाकर कंफ्यूज नहीं होना है। सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही है फंडामेंटल ड्यूटीज। उसमें चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, चाहे कोई काउंसिल मिनिस्टर आ रहा है, चाहे कोई पब्लिक सर्वेंट है या फिर कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काम कर रहा है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो फंडामेंटल ड्यूटीज उनके लिए जो है सारी उन पे लागू हो जाएगी। द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री इज। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री इज। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल ड्यूटी है, नेशनल पॉलिसी है या फिर
बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटी। तो भाई ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर दिया गया, किसके अंदर दिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर क्या दिया गया? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये किसके अंदर दिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर। फंडामेंटल राइट्स सभी स्टूडेंट याद कर लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज भी एक बार सारी पढ़ लेना, 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेना। उसमें क्या होता है, कई बार डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। एक बार जाकर आप लोग जो है फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेना। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप सारे नहीं पढ़ सकते। कई स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको सारे याद भी होते हैं, लेकिन आपको कुछ कुछ इसमें से पता होना चाहिए डीपीएसपी के बारे में। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको मैं कवर करवा दूंगा। बस आप लोग जो मैं आपको जितना बताता हूँ उतना एक दिन में पढ़ लिया करो, सफिशिएंट रहेगा आपका। जीएस में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, जो स्टैटिक जीके है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा करंट अफेयर की क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होता है, या फिर आप हमारे चैनल पर आकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स अकॉर्डेड प्रेसिडेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट्स। तो भाई इसमें पूछा गया कि कौन सी अमेंडमेंट है जिसके अकॉर्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर चार जो है अमेंडमेंट्स दे रखी हैं। 24th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट। जो है 24th अमेंडमेंट के अंदर ये जो है प्रावधान दिया गया था। अब एक और चीज है जो आपको कई बार क्या करता है एग्जामिनर, ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि एक साइड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दे देता है और दूसरी साइड उनके ईयर दे देता है कि इनको मैच द फॉलोइंग। तो आप लोग अब मान लो अब तक जो है 105 के आसपास, 105 या 106 अमेंडमेंट हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हालांकि बिल बहुत आ चुके हैं। तो वो अमेंडमेंट्स के अंदर आप लोग जो है ये सारी याद नहीं कर सकते, लेकिन सारी एक साथ पढ़ने बैठोगे सारी याद नहीं हो पाएंगी। जिस तरह से 101 जीएसटी से संबंधित है, 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। 42nd अमेंडमेंट कब हुई थी? 1976 के अंदर। 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर। तो आपको ये याद रखना है, जैसे कि 101 ये कब हुई थी? 2017 के अंदर। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुई थी? 1971 में। 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के अंदर। आप सारी चीजें याद नहीं कर सकते, सारी चीजें आप याद रख भी नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरह से ये मैंने आपको चार बताई हैं, ये दो तो पहले ही आपको याद थी। अब आप ये याद रख सकते हैं कि 42nd से पहले 1975 में 39th अमेंडमेंट भी 1975 में हुई। अब आप ये देख सकते हैं 40 और 41 अमेंडमेंट भी कब हुई होगी? 1975 और 76 के बीच में। तो आप इस तरह से चीजों को लिंक करके याद कर सकते हैं। अब मेरा काम है आपको लिंकेज जनरेट करना, आपकी माइंड की एबिलिटी को बढ़ाना, ताकि आप चीजों को लंबे समय तक और अच्छे से याद रख सके। क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर आपको ऑप्शंस देता है वो आपको पास करने के लिए नहीं, वो ऑप्शंस आपको जो है विचलित करने के लिए, या फिर आपको जो है भटकाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो वहां पर क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूजन ही क्रिएट कर हो जाती है, और कंफ्यूजन की वजह से जो आपके 80 या 85 क्वेश्चन ठीक होने थे वो मुश्किल से कितने रह जाते हैं? 60-65 के आसपास रह जाते हैं। ठीक है। Provisions for the protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife has been provided in। भाई ये तो आपने पढ़ लिया कि ये डीपीएसपीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इससे संबंधित आर्टिकल पूछा गया, तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 48A। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि इन्वायरमेंट की सेफ गार्डिंग के लिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की सेफ गार्डिंग के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 48A। सिंपल क्वेश्चन है। द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा इज वेस्टेड विद। तो भाई लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? क्या प्रेसिडेंट कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट कर सकता है लोकसभा को डिसॉल्व, इसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है, तो भाई राज्यसभा को कभी डिसॉल्व किया ही नहीं जा सकता।
एक और क्वेश्चन जो रहता है, अपर हाउस किसे कहते हैं? अपर हाउस, अपर हाउस कौन सा हाउस होता है? लोकसभा होता है या राज्यसभा होता है? बच्चों मैं आपको क्वेश्चन देता रहता हूँ बीच बीच में कमेंट करने के लिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हम भी आपका नाम जान जाते हैं कि ये स्टूडेंट रेगुलर है, इसमें कुछ चेंजेस चाहिए या स्टूडेंट को कुछ अच्छा बताना है। तो अगर आप टू वे कम्युनिकेशन करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा ये है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं वीडियो को देखने में, क्वेश्चंस को करने में, समझने में, लेकिन एक वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, एक लेक्चर को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, अगर आप लोग कभी किसी ने लेक्चर दिया हो तो आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारी मेहनत को एप्रिसिएशन देने के लिए आप इतना कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन से संबंधित ग्रुप है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम पे, तो आप उस वहां पर जो इस वीडियो को लिंक शेयर कर सकते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अडल्ट सफरेज? तो भाई कौन सा आर्टिकल है जो अडल्ट सफरेज से संबंधित है? तो आर्टिकल 326 जो है अडल्ट सफरेज से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 326 अडल्ट सफरेज से संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट? भाई ये चीज जरूर ध्यान रखना, वहां पर इनकोरेक्ट पूछा गया या फिर करेक्ट पूछा गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीजों में गलती कर जाते हैं कि पूछा करेक्ट गया होता है और इनकरेक्ट मार्क कर देते हैं, या फिर यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है तो आप लोग जो है इनकरेक्ट लगा के आ जाएंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज रिगार्ड्स टू द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर? तो भाई यहाँ पर गवर्नर के ऑफिस से संबंधित पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो हम चारों को बार बार से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है। द गवर्नर राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेसेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइनिंग हिज ऑफिस? तो बिल्कुल ठीक है, जो गवर्नर अपना इस्तीफा है प्रेसिडेंट को देता है। ये बात आप याद रखिएगा। आपने पॉलिटी पढ़ी है नहीं पढ़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैं करवा रहा हूं अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, ये समझ लेते हैं, तो आपका पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जाके गलत नहीं होगा। गवर्नर अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देता है, ये ठीक है। पूछा क्या गया? इनकरेक्ट। द गवर्नर इज इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड विद हिज फंक्शन? बिल्कुल, जो गवर्नर है वो अपने ऑफिस में जो है प्रेसिडेंट के प्रसाद प्रेत, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ऑफिस में वो रह सकता है। गवर्नर जब प्रेसिडेंट चाहे उनको गवर्नर को हटा सकता है। द टर्म इज 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अज्यूमिंग द ऑफिस? तो ये भी यहाँ पर ठीक है कि 5 साल की टर्म होती है, जिस दिन से मतलब अगर 1 तारीख को 1 जनवरी को इनको जो है ऑफिस संभाला गया, तो अगले 5 साल में इनकी या तो रीअपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी या फिर इनको हटाना पड़ेगा। द टर्म इज 5 ईयर अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65? तो भाई यहाँ पर एक गड़बड़ दी गई है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब इसमें इनकरेक्ट क्या है? कहीं भी जो यहाँ पर प्रेसिडेंट से संबंधित या फिर गवर्नर से संबंधित एज के बारे में नहीं दिया गया। हाँ, इनकी मिनिमम एज जरूर बताई गई कि मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज के बारे में बात नहीं की गई। मैक्सिमम एज के बारे में बात जजेस के बारे में की गई है, लेकिन यहाँ पर जो है गवर्नर के बारे में या प्रेसिडेंट के बारे में मैक्सिमम एज के बारे में बात नहीं की गई, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गवर्नर आल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट व्हेन ही एक्ट इन दैट कैपेसिटी ही इज रिस्पॉन्सिबल टू? तो जो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन था, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑप्शन था, यही यहाँ पर इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा ये इसका भी आंसर इसी में से बन रहा है कि भाई गवर्नर जो है एजेंट होता है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट के अंदर। तो भाई व्हेन ही एक्ट, जब वो इस तरह का काम कर रहा होता है तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? गवर्नर। ये अपना इस्तीफा भी गवर्नर को देता है और इसकी सॉरी, गवर्नर अपना इस्तीफा भी प्रेसिडेंट को देता है और गवर्नर की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली दैट पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी द गवर्नर ऑफ स्टेट हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड? ओनली दैट पर्सन इज क्वालिफाइड टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए गवर्नर बनने के लिए, दूसरा कितनी एज होनी चाहिए? हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर? तो भाई गवर्नर बनने के लिए या फिर प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए। बस यही यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356
द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 रिमेन्स वैलिड इन द स्टेट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो मैक्सिमम कितने साल के लिए जो है यहाँ पर आर्टिकल 356 के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है या फिर जो इमरजेंसी लगाई जाती है, ये कितने साल तक के लिए वैलिड रहती है? तो सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक के लिए वैलिड यहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट 3 तरह से इमरजेंसी घोषित कर सकता है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। अब तीनों में है क्या? 352 के अंदर क्या है? नेशनल इमरजेंसी, अगर कोई बाहर से अटैक हो जाए तो नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, ये होता है प्रेसिडेंट रूल, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी भी स्टेट के अंदर या किसी 2 स्टेट में 3 स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए या फिर वहां की सरकार गिर जाए और वहां पर जो है हालत अस्त व्यस्त हो जाए, तो वहां पर जो है प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। हालांकि पहले जो है इसका मिसयूज भी काफी किया गया था प्रेसिडेंट रूल का। और आर्टिकल 360 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय इमरजेंसी। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर तो लिखा गया कि प्रेसिडेंट रूल 356 है, कई बार सीधा ही पूछ लेता है कि 356 आर्टिकल कौन सी इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो जो प्रेसिडेंट रूल है 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है मैक्सिमम। नेक्स्ट देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, जो भी मैंने आपको बताया नेशनल इमरजेंसी, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, तो भाई किस ग्राउंड पे जो है इसको किया जा सकता है? तो अगर बाहर वार हो जाए किसी देश के साथ तो इसको जो है इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से कोई अगर घुसपैठ हो जाए तो भी इसको लगाया जा सकता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं। चौथा है आर्म्ड रिबेलियन, अगर कोई विद्रोह हो जाए देश के अंदर, आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, तो इसका राइट आंसर है 1, 2 और 4। अब एक और चीज है आपके माइंड में आ रहा हो कि सर इंटरनल डिस्टर्बेंस क्यों नहीं? क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस की कोई यहाँ पर एक स्पेसिफाइड डेफिनेशन नहीं है कि किसको बोलेंगे इंटरनल डिस्टर्बेंस। इस इंटरनल डिस्टर्बेंस, पहले जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ था, तो इसका यूज करके जो है इंदिरा गांधी ने बहुत टाइम तक पंजाब में इमरजेंसी लागू की गई और इसका मिस यूज भी काफी टाइम तक किया गया। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की कोई डेफिनेशन ना होने के कारण इसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ 3 ही ग्राउंड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। इंटरनल डिस्टर्बेंस यहाँ पर, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस का कोई यहाँ पर क्या है की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये 3 ही चीजें यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी और जो है प्रेसिडेंट रूल है, वो सिर्फ और सिर्फ इस यहाँ पे लगाया जा सकता है अगर किसी भी चीज की जो है किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 72 इज एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब भाई आर्टिकल 72 सीधा याद कर लो, ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 72 क्या कहता है? भाई प्रेसिडेंट की पावर है क्या करने की? पार्डन करने की, रिप्राइव करने की, रिमिशन करने की। पुनिशमेंट को प्रेसिडेंट ये कर सकता है, किसकी एडवाइस से कर सकता है? ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से कर सकता है। सॉरी, ये यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, 4 ऑप्शन है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन हिज ऑन हेड ऑफ द यूनियन, या ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो भाई यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर जो है आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्डन कर सकता है, उसकी पावर है। ठीक है, तो आर्टिकल 72 में जो पावर है वो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, याद रखेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, जिस तरह से मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई, पेपर में जाके आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेजेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से इसमें से प्रेसिडेंट को जो है प्रिविलेजेस मिलते हैं? तो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ नहीं की जा सकती जब तक कि वो अपने ऑफिस में है, ये ठीक है।
नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट शेल बी इश्यूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो बिल्कुल ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस से किया जा सकता है लेकिन ये किसी कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो ये भी यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर नो प्रोसेस लिखा हुआ है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट और द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस और फॉर एनी एक्ट डन और purporting to be done by him in exercise of those powers and duties। तो भाई प्रेसिडेंट किसी के लिए आंसरेबल नहीं है, जो उसकी पावर्स हैं, जो उसकी ड्यूटीज हैं, अगर उसको एक्सरसाइज करता है तो। ये तीनों यहाँ पर ठीक है, तो इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को, पहले आप लोग HSSC के पेपर्स देते थे, आपने दिए होंगे या फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे आपको। HSSC में बिल्कुल सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, छोटे क्वेश्चन आते थे। इस बार जो एग्जाम NTA ले रहा है, तो NTA में क्या रहता है, कुछ क्वेश्चंस वो क्या करता है, थोड़े से लेंथ, जिस तरह से ये थोड़ा सा लेंथ में आ गया ना क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो बच्चा क्या क्या करता है, टाइम कम होता है, आपको पता है टाइम थोड़ा रहता है पेपर में, मैथ के क्वेश्चन भी होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी होते हैं, तो टाइम कम होने के कारण बच्चा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ नहीं पाता, तो उसमें क्या होती है, गलती हो जाती है। अगर पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो ही आंसर दे पाओगे, कई बार क्वेश्चन 2 बार भी पढ़ना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा खुद को समझो, खुद को समझो, चीजों को समझो। कई लोग क्या कर रहे हैं, मैंने अभी भी शायद थोड़े दिन पहले ही यूट्यूब पे मैं देख रहा था, आई डोंट नो क्या नाम है चैनल का, वो क्या कर रहे थे, मतलब सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे। कई लोगों ने टेस्ट सीरीज भी बना रखी है बिल्कुल सिंगल वन लाइनर क्वेश्चंस की। तो बच्चों अगर 10 से 12 क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ आ गए, तो इन 10 से 12 क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगेगा, और अगर आप 10 से 12 में से 5 गलत करके आ गए तो फिर फायदा नहीं होगा। तो इसलिए खुद को NTA के अकॉर्डिंग तैयार करो आप। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, अगर आपको 1600 मीटर रन करना है तो आप 1600 मीटर की तैयारी करो, या फिर क्या लोग कहते हैं कि 2000 मीटर की तैयारी करो। अगर 1600 मीटर दौड़ना है तो 2000 मीटर के लिए खुद को तैयार करो। लेकिन आपको क्या करवाया जा रहा है, आपको मिस गाइड करने के लिए 1600 मीटर की आपने रनिंग करनी है, आपको सिर्फ 600 मीटर की रनिंग करवा के कह रहे हैं कि ठीक है 600 में आपका बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, अब आप 1600 अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। कई लोग आपको सिर्फ, देखो बच्चों, 2 तरह के लेक्चर्स होते हैं। एक वो लेक्चर जो आपको सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है कि ठीक है इसमें से जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं मुझे आते हैं, मुझे सुनने में बहुत मजा आ रहा है, एक तो वो लेक्चर्स होते हैं। दूसरे लेक्चर वो होते हैं जिसमें से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन, ये शायद आपको सुनने में इसमें इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि एग्जाम में वो चीजें आती है जो आपके इंटरेस्ट से बाहर होती है, या एग्जामिनर को पता होता है कि यहाँ बच्चे का इंटरेस्ट खत्म, यहाँ बच्चा ये चीज नहीं पढ़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन वही पूछ लिया जाता है। तो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर देखने हैं, या फिर जो आपको सिर्फ सुनने में अच्छे लग रहे हैं, सिर्फ आपको मजा आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो डिसीजन आपका है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। एनी चार्ज फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मे बी प्रेफर्ड। भाई एनी चार्ज फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मे बी प्रेफर्ड, तो भाई जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो किस, कहां से शुरू किया जा सकता है, बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में आ गई है, तो इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 जो है यहाँ पर इम्पीचमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, द क्लेमेंसी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इज ग्रांटेड बाय, द क्लेमेंसी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इज ग्रांटेड बाय। अब क्लेमेंसी क्या होता है, दया भाव। जो कैपिटल पनिशमेंट होती है उसका दया भाव कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर फाइल्ड एंड सेटल्ड। तो भाई कोई भी डिस्प्यूट होता है अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इसका केस दायर किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का ही जो डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा। ठीक, याद रहेगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, if president wants to tender his resignation before expiry of his normal term, he has to address the same to। अगर प्रेसिडेंट अपने जो उसका टाइम पीरियड है, जितने 5 साल का टाइम पीरियड, अगर उससे पहले अपने
रेजिग्नेशन देना चाहता है तो किसको दे सकता है? तो भाई वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट अपने टेन्योर से, अपने टाइम पीरियड से पहले जो है रेजिग्नेशन देना चाहता है तो किसको दे सकता है? ये प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट देता है वाइस प्रेसिडेंट देता है प्रेसिडेंट को, और जो प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट को। तो एक इस्तीफा एक दूसरे को पकड़ाते हैं। प्रेसिडेंट हैज नो से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ, प्रेसिडेंट हैज नो से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ। तो भाई जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट करता है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट से हेल्प ली जाती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट करता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के लिए अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट का कोई लेना देना नहीं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के लिए जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें प्रेसिडेंट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इनको हटाना हो तो प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। If the governor wishes to relinquish the office before the expiry of his term, he may address his resignation to। भाई अगर गवर्नर है, अगर अपना ऑफिस छोड़ना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा किसको देगा? तो वो अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देगा। गवर्नर भी अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देगा। गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के जो है उसके दया भाव से ही ये काम कर रहा होता है, इसका ऑफिस भी उसके टर्म से चल रहा होता है, तो ये अपना इस्तीफा भी प्रेसिडेंट को देगा। नेक्स्ट देखिए, द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द गवर्नर आर चार्ज टू। जो सैलरी है और जो अलाउंसेज हैं गवर्नर के, वो कहां से दिए जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो भाई इसमें से जो है सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द गवर्नर, क्योंकि ये किसके लिए काम कर रहा होता है? प्रेसिडेंट के लिए। ये किसका नुमाइंदा है? ये सेंटर का नुमाइंदा है स्टेट के अंदर। तो भी इसकी जो सैलरी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। गवर्नर की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में इसके बारे में प्रावधान है? तो आर्टिकल 266। और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267, 267, आर्टिकल 267। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। मैं हमेशा कहता हूं आपको पेन और नोटबुक लेकर बैठा करो, जो चीजें आपको नोट करने के लिए बोलता हूं उनको नोट कर लिया करो, और कम से कम एक बार जरूर रिवाइज कर लो। तैयारी करने का बेहतर तरीका यही है कि वीक में 5 दिन पढ़ो और 2 दिन बैठ के उनकी रिवीजन करो। एक दिन प्रैक्टिस के लिए भी निकालो अपना अच्छे से, और यहाँ पर 4 दिन चाहे पढ़ लो। और अगर डेली पढ़ रहे हो तो डेली क्या है, दिन में 8 घंटे पढ़ो, 2 घंटे उसको रिवाइज करो, या फिर 6 घंटे पढ़ो, 2 घंटे प्रैक्टिस करो, 2 घंटे रिवीजन करो। तो भाई खुद को छोटे छोटे टास्क देके चीजों को पूरा करो। एक और चीज है, आपकी एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि सर आप बहुत स्लो करवा रहे हैं। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है स्लो करवा रहे हैं तो भाई यूट्यूब के अंदर सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद जब आप वीडियो देख रहे हो तो सेटिंग के अंदर जाकर सेटिंग में आप वीडियो की स्पीड जिसको बढ़ा सकते हैं। स्पीड को आप 1.25 कर सकते हो, 1.5 गुना कर सकते हो, 1.75 गुना कर सकते हो, या 2 गुना कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप किस स्पीड में जो है लेक्चर सुनना चाहते हैं उसमें आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मिलेगा आपको। इसका कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए आप हमें सिर्फ थैंक यू कह दो तो वो भी इनफ है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। पेपर में जब तक आपका पेपर नहीं होता हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।